हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। यह आपके सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इक्वली इम्पॉर्टेंट होंगे। जैसे आपका क्लर्क हो गया, एचपी पुलिस कांस्टेबल का भी रिसेंट एग्ज़ाम है। तो देखिए, वन डे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बार बार पूछे जाते हैं और आपको एक एडिशनल नॉलेज मिलेगी हर एक क्वेश्चन की, जहाँ तक पॉसिबल होगा। इन केस मुझे लगता है कि कोई क्वेश्चन रह गया है जो मुझे बताना चाहिए था, उसे हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन। भारत का संविधान कब लागू हुआ? देखिए, कुछ क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे बिकॉज आपने पहले पढ़े भी होंगे। हम नए क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे, बट कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो पहले भी आप पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब लागू हुआ? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है 26 जनवरी 1950। इसे ही हम गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे भी कहते हैं। बनकर कब तैयार हुआ था? तो वो तैयार हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को। तो आप ये भी ज़रूर याद रखें। तो ये दो क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। बात करते हैं कि आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने दिया, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, इसका आइडिया किसने दिया? कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आपने याद रखना है M. N. रॉय। देखिए, आप क्वेश्चंस को नोट करते चलें बिकॉज बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम वर्बली डिस्कस करेंगे, तो आप ज़रूर उन्हें ध्यान में रखें। और जो हमारा संविधान है या कॉन्स्टिट्यूशन है, वो मैक्सिमम कहाँ से लिया गया है? उसे कहते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, 1935। जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 वाला, वहाँ से हमने मैक्सिमम जो हमारा अभी कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से लिया गया है। और इसे ही हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, तो आप ये ज़रूर याद रखें कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से हम किसे जानते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सबसे लेंथीएस्ट यानी कि मतलब बहुत लंबा संविधान है। ये तो आप सभी को ही पता है। और इसे बनाने में कितना टाइम लगा है? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। तो ये तो आपको पता ही होगा, तो ये आपके लिए शायद नया ना हो। तो ये आपके क्वेश्चन इस क्वेश्चन से बनते थे। तो नेक्स्ट है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एडवाइजर टू द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। निम्नलिखित में से विधानसभा की प्रारूप समिति का सलाहकार कौन था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, B. N. राव। और अगर हम बात करते हैं जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट भी है, आप ये भी ज़रूर याद रखें। और जो हमारे सी राजगोपालचारी है, यहाँ पर सी राजा गोपालचारी, ये इंडिपेंडेंट इंडिया के इंडियन गवर्नर थे। ठीक है, जब कोई इंडियन जो इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नर बना है, वो कौन थे? सी राजा गोपालचारी। ये भी आप ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट है आपका, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमने ये डिस्कस कर लिया था, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे, फर्स्ट राष्ट्रपति थे इंडिया के। सी राजा गोपालचारी के बारे में हम ये जान चुके हैं कि ये इंडिपेंडेंट, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो आप ये भी ज़रूर याद रखें। डॉक्टर B. R. अम्बेडकर को तो आप जानते ही हैं, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। जस्ट अ सेकेंड। हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे आप सभी को पता है, डॉक्टर B. R. अम्बेडकर जो थे वो आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। किस देश का संविधान अलिखित है, मतलब वो लिखा नहीं गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका।
इन इंडियन पॉलिटी विच वन इज सुप्रीम, भारतीय राजनीति में कौन सर्वोच्च है? तो आपको पता है कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम, तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा होता है, तो आप ये जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिजिड, फ्लेक्सिबल, वेरी रिजिड, पार्शली रिजिड, पार्शली फ्लेक्सिबल। भारत का जो संविधान है उसका नेचर कैसा है? वो कठोर है, लचीला है, सुदृढ़ है, या आंशिक रूप से कठोर या आंशिक रूप से लचीला? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पार्शली रिजिड, पार्शली फ्लेक्सिबल। क्योंकि देखिए हमारा जो संविधान है उसमें समय समय पर आपके चेंजेस होते रहते हैं, अमेंडमेंट या संशोधन होते रहते हैं, तो वो आपका क्या हुआ? फ्लेक्सिबल हुआ। द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द, जो हमारे संविधान में जुडिशियल रिव्यू है यानी कि न्यायिक समीक्षा है, वो कहाँ से ली गई है? आपके पास चार ऑप्शन है, इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हमें लिए हैं यूएसए से, अमेरिका से हमने वो लिए हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से जो इम्पोर्टेंट है। तो हमारे सोर्सेस क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन के? बात करते हैं हम पहले यूके से यानी कि ब्रिटिश। तो यूके से हमने क्या क्या लिया है? एक तो लिया है हमने कैग, ये ज़रूर याद रखें, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है। ये कैग जो है हमने ये कहाँ से लिया गया है? ये यूके से लिया है। और क्या लिया गया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो हमारे देश में पार्लियामेंट है, ठीक है, वो फॉर्म हमने कहाँ से ली है? वो लिया है हमने यूके से। और हमने ली है सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, शायद इसे हिंदी में कहते हैं सिंगल सिटीजनशिप, मतलब हमारे देश में सिर्फ एक ही आपकी सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता चलती है। वो हमने कहाँ से ली है? वो हमने ली है यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। बात करते हैं हमारा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए से हमने क्या लिया है? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिए हैं? यूएसए से। और जो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने अमेरिका से ही लिया है। और आपका प्रीएम्बल, प्रीएम्बल भी हमने कहाँ से लिया है? वो लिया है यूएसए से। बात करते आयरिश, आयरिश से हमने क्या लिया है? डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने कहाँ से लिया है? आयरिश उससे लिया है। और प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कैसे होते हैं उसका जो प्रोसीजर है वो आपका हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। बात करते कनाडा से, तो जो कनाडा से हमने ये लिया है कि ज्यूरिडिक्शन होगा जो सुप्रीम कोर्ट का, वो हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से। बात करते हैं आपका यूएसएसआर, तो यूएसएसआर से हमने क्या लिया है? फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब देखिए रशिया जो यूएसएसआर था ये अब तो बाकी देशों में टूट चुका है। रशिया जैसे आजकल आपको पता ही है, ज़्यादा नॉलेज आप रखते होंगे। तो हमने यूएसएसआर से क्या लिया है? फंडामेंटल ड्यूटीज़। और 5 ईयर जो हमारे प्लान्स थे वो हमने यहाँ से लिए। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, 5 ईयर प्लान्स, या आपके फंडामेंटल राइट्स हो गया, कैग हो गया, सिंगल सिटीजनशिप, डीपीएसपी, ये चीज़ें बहुत बार पूछी जाती है एग्ज़ाम में, तो आप ज़रूर याद रखें। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है कनकरेंट लिस्ट, इसे शायद हिंदी में हम समवर्ती सूची भी कहते हैं, तो कनकरेंट लिस्ट हमने वहीं से ली है। जर्मनी से हमने क्या लिया है? जर्मनी से हमने लिया है कि सस्पेंशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब आपकी कोई भी किसी भी टाइप की इमरजेंसी हो सकती है, नेशनल इमरजेंसी हो सकती है, या आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी हो सकती है, तो उस टाइम आपकी जो फंडामेंटल राइट है उनका जो सस्पेंशन होता है उसका प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी से। और साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं यानी कि जो संशोधन होते हैं वो हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से। आपने याद रखना ए से अमेंडमेंट, तो हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। और फ्रांस से आपने एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है, फ्रांस से हमारी जो लिबर्टी या इक्वालिटी या जो आपका फ्रेटर्निटी, ठीक है, ये हमने कहाँ से लिए हैं? ये हमने लिए हैं आपके फ्रांस से। तो देखिए आपके
बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आप कैसे रिमेंबर है तो और भी अच्छी बात है, बट आप ज़रूर इन्हें अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करें। नेक्स्ट है आपका, एट द टाइम ऑफ इनएक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इंक्लूड इन द प्रीएम्बल। जब संविधान के अधिनियम के समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में शामिल नहीं था। जब कहने की बात यह है कि जब हमने अपना जो संविधान था वो लागू कर दिया, तो प्रीएम्बल में हमने कौन सा एक वर्ड था जो हमने ऐड नहीं किया हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर वो है आपका सोशलिस्ट, जिसे हम कहते हैं समाजवादी। समाजवादी जो शब्द है वो हमने ऐड नहीं किया था। तो फिर अगर जब अब किया है तो कब किया है, तो कह सकते हैं आपका जो 42वां संशोधन था, 42nd जो आपका अमेंडमेंट था, वहाँ पे हमने इसे इंक्लूड किया है। और कब किया है वो अमेंडमेंट, हमने किया है 1976 में। तो आप ये भी याद रखें। और एक वर्ड हमने 42वें ही संशोधन में ऐड किया था, वो था आपका सेक्युलर। तो आप ये भी ज़रूर याद रखें। अगर बात करते हैं हम अभी तक के टोटल जो हमारे संविधान में कितने संशोधन हुए हैं, वो हुए हैं अभी तक 105। तो आप ये भी ज़रूर याद रखें, ये बुक्स में नहीं मिलेगा। जो बुक्स अभी जस्ट मार्केट में आई होंगी अपडेट होकर, उनमें ये आपको चीज़ें मिलेंगी, बट अभी के लिए आप ये ज़रूर याद रखें कि 105 आपके संशोधन हो चुके हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेक्युलर इन इंडिया। अगर आप भारत में धर्मनिरपेक्ष शब्द की सही अभिव्यक्ति क्या है, जैसे कहते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है, तो वो क्या है? इंडिया हैज़ मैनी रिलीजन, इंडिया हैव रिलीजियस फ्रीडम, देयर इज़ नो रिलीजन ऑफ स्टेट इन इंडिया। तो देखिए, सबसे जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है हमारे इंडिया को कि वह धर्मनिरपेक्ष है, कि भारत में कोई राज्य का कोई धर्म नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम एक इंडिविजुअल या एक स्पेसिफिक धर्म को ही मानते हैं, उसे फॉलो करते हैं। सभी के पास अपनी अभिव्यक्ति है, फ्रीडम है, वो जिस मर्जी धर्म को माने, बस उसका जो जबरदस्ती या फोर्सफुली उसे उसे मनवाए ना, या फिर उसका जो धर्मांतरण जिसे आजकल चला होता है वो ना करवाए। आपकी अपनी इच्छा है, आप हिंदू धर्म से फॉलो करते हो, किसी भी धर्म से आप, और किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। तो आपका जो देयर इज़ नो रिलीजन ऑफ स्टेट इन इंडिया, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? तो ये कौन बताता है हमें? ये बताता है आपका प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। और आप बात करते हैं हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने स्केड्यूल हैं, आपको मुझे बताना है। देखिए, कुछ क्वेश्चंस तो आपको भी बताने पड़ेंगे, तभी पता चलेगा कि कितने लोग वीडियो देखते भी हैं। तो आपको बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं और कितने स्केड्यूल है। आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुछ लोग कॉन्टीन्यूसली कमेंट करते हैं, वो मुझे पता है कौन कौन करते हैं, तो थोड़ा सा आपकी भी जिम्मेवारी बनती है। द आइटम एजुकेशन बिलोंग टू द, जो शिक्षा है वो कौन सी लिस्ट से संबंध रखती है? यूनियन लिस्ट या स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट या रेजिडिवरी लिस्ट। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होना चाहिए वो है आपका ऑप्शन सी, समवर्ती सूची, यानी कि कनकरेंट लिस्ट। और कनकरेंट लिस्ट हमने कहाँ से ली है? ये हमने कहाँ से ली है आपको मुझे बताना है। अभी हमने पढ़ा भी है कि हमने जो कनकरेंट लिस्ट है वो कहाँ से लिया है। हाउ मैनी स्केड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए, क्वेश्चन मैंने खुद ही पूछ दिया है, तो ये आप मुझे ज़रूर बताएं। यहाँ पे ऑप्शन भी अब आपके लिए बहुत इजी हो गया है कि 9, 9, 10, 11, 12, तो आपको बताना है, तो ये आप ज़रूर बताएंगे। विच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज। मतलब जो कौन सा आर्टिकल है, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि कौन सा आर्टिकल है जो पंचायती राज के बारे में बताता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल जो आपका 40 है वो आपका पंचायती राज सिस्टम के बारे में बताता है। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के साथ कौन सा जो हमारा
पार्ट है वो डील करता है। तो हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो कौन से में, पार्ट जो आपका 3 है या 3rd है, वहाँ पर आपका फंडामेंटल राइट्स आते हैं। बात करते हैं पार्ट 1 में। पार्ट 1 में हमारा क्या आता है, पार्ट 1 में आता है हमारा स्टेट और यूटी, यानी कि आपकी जो यूनियन टेरिटरी है, राज्य हैं, उसके बारे में ये बताता है। पार्ट 2 में आती है आपकी सिटीजनशिप, या जिसे हम नागरिकता कहते हैं, आपको पता ही है। पार्ट 3 में तो आ गए आपके फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 में आते हैं आपके डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आप ये ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट है आपका हाउ मैनी लैंग्वेजेस हैव बीन रिकग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है कितनी लैंग्वेज को हमारा जो संविधान है वो रिकग्नाइज करता है। तो उसका जो राइट आंसर है 22। देखिए यहाँ से मैं बताना भूल गया, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि इनमें से आप हमें बताइए कि कौन सी जो लैंग्वेज है उसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्नाइज नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐड करेंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पर हम इसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। मैं आपको कुछ ऑप्शंस दूंगा, आपको बताना है कि कौन कौन सी इनमें से जो लैंग्वेज है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिकग्नाइज्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद द नेशनल इमरजेंसी। आपको बताना है कौन सा जो आपका आर्टिकल है। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद होना चाहिए, यहाँ पर ये थोड़ा ऑटोमेटिकली जो किया है मैंने ट्रांसलेशन, तो यहाँ पे आपका आएगा अनुच्छेद। ये तो आपको पता ही है, थोड़ी मिस्टेक्स तो आप माफ़ कर देंगे। राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित जो है हमारा वो कौन सा है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है आर्टिकल 352, यानी कि आपकी जो नेशनल इमरजेंसी है वो आपकी आर्टिकल 352 से संबंध रखती है। बात करते हैं आर्टिकल 356। तो आर्टिकल 356 होती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी यानी कि जब आपका जो आपकी जो मशीनरी है, सॉरी लीगल मशीनरी है, वो आपकी जो फेल हो जाती है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो आपकी फेल हो जाती है, तब आपका नेशनल इमरजेंसी सॉरी आर्टिकल 350 के अंडर आपकी कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी लगती है। और इसे एक और नाम से जान जाते हैं, जो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेसिडेंशियल जो रूल लगता है वो कौन से आर्टिकल के थ्रू लगता है। तो आर्टिकल 356 होता है आपका जो प्रेसिडेंट रूल लगता है। जैसे सम टाइम होता है कि जैसे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में आपकी वो एक अविश्वास जो उनका नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है वो रखते हैं कि लग रहा है कि सरकार जो है उसकी मशीनरी वो फेल हो रही है, उनके पास मेजोरिटी नहीं है। तो एक एक उनके पास जो होता है एक वोटिंग सिस्टम चलता है, फिर से वोटिंग करवाई जाती है। जो आपके एमएलएज होते हैं, इन केस वो आपका जो है अपना जो अपना एक मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाते हैं, तो आपका वहाँ पर कुछ टाइम के लिए प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। बात करते हैं आर्टिकल 360 की। तो आर्टिकल 360 जो है आपका वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, जो अभी तक नहीं लगा है और ना कभी लगे। बात करते हैं आर्टिकल 368 की। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से है, यानी कि जो हम संविधान में संशोधन करते हैं वो आर्टिकल 368 के अनुच्छेद के अनुसार करते हैं। आपको मुझे बताना है अब तक इंडिया में कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। तो देखते हैं कितने लोग इसके बारे में बता पाएंगे। नेक्स्ट है आपका अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड। मतलब बात यह है कि जो भारत के राष्ट्रपति है, किस अनुच्छेद के तहत आप उनके महाभियोग चलाया जा सकता है, मतलब उन्हें अपनी सीट से निकाला जा सकता है। तो आपको ये बताना है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है आर्टिकल 61 जो है वो आपकी इम्पीचमेंट को बताता है, यानी कि महाभियोग को बताता है। आर्टिकल बात करते हैं जो हमारा प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट के पास देखिए आपके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं, जैसे आप याद रखिएगा। एक तो होगी आपके पास पार्डन, एक होती है आपकी रिप्रीव, रिमिशन, रिस्पाइट, ठीक है, कॉम्यूटेशन। तो 5 टाइप की इनके पास पावर होती है। आप ये ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि इसके अगर हम डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा लेक्चर चला जाएगा। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखें।
इसे भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आपके टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आपने ये याद रखना है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, एक तो वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, मतलब भारत के वो प्रथम जो नागरिक होते हैं वो कौन होते हैं, आपके प्रेसिडेंट होते हैं। और जितनी भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, जितनी भी फोर्सेस हैं, चाहे वो नेवी है या ग्राउंड आर्मी है या फिर एयरफोर्स है, वो उनके वो मतलब कमांडर होते हैं। आपने ये भी ज़रूर याद रखना है। और उनके पास जो 3 वीटो पावर होती है, 3 वीटो पावर होती है, कौन कौन सी होती हैं आपने वो ज़रूर याद रख लेना है। एब्सोल्यूट, और होती है एक सस्पेंसिव, और कौन सी है, पॉकेट वीटो। तो देखिए इसके बारे में मुझे ज़्यादा आपका रिसर्च करने का टाइम नहीं मिला है, तो हम इसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो मुझे इतना याद है कि जो पॉकेट वीटो होती है उसमें ऐसा होता है जैसे कोई भी आपने साइन करने के लिए कोई भी, जैसे आपने कुछ भी लॉ बनाया है, एक्ट बनाया है, अगर कुछ भेजते हैं आप, क्योंकि उस पर प्रेसिडेंट की सिग्नेचर होते हैं तभी वो एक लॉ बन पाता है। अभी तो आपकी जो राष्ट्रपति होती है उनके पास पावर होती है कि वो उसे विदाउट साइन करे अपने पास रख सकते हैं, उसे वो वापस ना भेजे। इन केस सिर्फ उन्हें एक चांस में जो होता है वो अपने पास नहीं रख सकते, जब वो आपका मनी बिल हो, मनी बिल पे उन्हें साइन करने ही पड़ते हैं, चाहे उनकी अपनी उसमें मतलब अनुमति हो या ना हो, उसमें उन्हें करने ही पड़ते हैं, मनी बिल को वो साइन करना ही पड़ता है, बाकी वो अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, तो ये पावर एक तरीके से होती है। बाकी हम देखेंगे जो एब्सोल्यूट होती है या सस्पेंसिव वीटो होती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट टू हैव बीन फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, मतलब भाषा के आधार पर कौन सा जो हमारा पहला राज्य था जो गठित हुआ था। तो ये आपको पता है आंध्र प्रदेश है, और ये कब बना था, अक्टूबर 1953 में। तो इससे एक आप याद भी रखिएगा कि जो धार कमीशन है, ठीक है, वो आपका इससे रिलेशन रखता है, तो आप ये भी ज़रूर याद रखें। द पावर टू कर्व आउट अ न्यू स्टेट इज वेस्टेड इन, मतलब अगर आप एक नया राज्य बनाना चाहते हैं तो वो पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, प्रेसिडेंट है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो देखिए जो भी बड़े बड़े काम होते हैं ये सारी चीज़ें आपकी पार्लियामेंट ही करती है, तो आप ये ज़रूर याद रखें। विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता किसके पास है, कौन से देश में होती है, तो ये होती है आपकी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो आपने ये भी देखा होगा कि जो हमारे यूएसए, एक तो देखिए इनकी जो नेशनल एक तरीके से सिटीजनशिप होती है, जैसे इंडिया के मैं भारतीय हूँ, इनकी जो स्टेट की भी होती है, जैसे मान लीजिए आप न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क में रहते हैं या दूसरे स्टेट में रहते हैं, जैसे इनके इनके अराउंड यूएसए में 50 स्टेट्स हैं जितना मुझे याद है, तो इनकी स्टेट की भी होती है और ऐसी नेशनल भी होती है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, कौन सा आपका एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति का तो है आपके पास। राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये भी है आपके पास। राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, तो ये नहीं है आपके पास कि समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार। मान लीजिए हम दोनों एक ही काम को कर रहे हैं, मान लीजिए एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, ठीक है, भले ही उन्होंने इस बॉक्स को उठाना हो, तो ये मेरी, अगर आपका एम्प्लॉयर मान लीजिए यहाँ पर सी है, तो उसकी अपनी मर्जी है, वो ए को 50 रुपये दे, ठीक है, या वो बी को 100 रुपये दे, मतलब वो अपनी मर्जी है। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं कि सेम काम के लिए आपको सेम वेतन नहीं मिलेगा, यानी कि समान वेतन का अधिकार। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ कोर्ट इशू फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अगर आपके पास फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो कोर्ट क्या इशू करता है, तो कोर्ट करता है आपका रिट इशू करता है। तो रिट का जो आपको याद रखना है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने टाइप की रिट्स हैं, 5 टाइप की रिट्स है। इसके बारे में पहले बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप ये ज़रूर याद रखें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम, तो कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक कवच है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हैबियस कॉर्पस। तो आपको याद भी होगा, देखिए मैं हर बार आपको सेम एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको याद भी रहे।
तो जो मुझे याद नहीं आ रहा है, एक एंकर है, ड्रग्स दो वाला वो कुछ सीन था मुझे, अर्नब गोस्वामी। तो देखिए जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो उन्होंने अपनी पर्सनल फ्रीडम को बचाने के लिए यूज़ किया था हैबियस कॉर्पस। ठीक है, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये इस तरीके से आप याद रखिएगा कि मुझे इलीगली डिटेन कर लिया गया, मतलब मुझे लीगल ग्राउंड पर मुझे जो है वो जेल में नहीं भेजा गया है, अपनी मनमर्जी से ही मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आप ज़रूर याद रखें। हु कंसिडर द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज एज अ वेरी हार्ड एंड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संवैधानिक उपचार के अधिकार को किसने भारतीय संविधान की बहुत कठोर और आत्मा माना है। मतलब सीधी सी बात है कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारी सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप इतना सा याद रखिए। ये है आपका, एक तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन 1000 बार पूछा गया होगा, अगर 2000 बार एग्जाम हुए होंगे तो 1000 बार ये क्वेश्चन पूछा गया होगा। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इसे कहते हैं। हिंदी में मुझे नहीं पता है कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं। इसे ही, इस आर्टिकल को हम कहते हैं सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये किसने कहा है? ये कहा है आपका B.R. अम्बेडकर जी ने ये बात कही है। तो आप ये ज़रूर याद रखें। हु इज़ द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, तो अब जाके फंडामेंटल राइट्स की मुझे भी हिंदी याद आई है कि मौलिक जो अधिकार है उनका संरक्षक कौन है। तो इनका संरक्षक है आपका सुप्रीम कोर्ट। ये तो हो गया आपका फंडामेंटल राइट्स का। और कॉन्स्टिट्यूशन का जो गार्जियन है या रक्षक है संविधान का, वो भी कौन है? सुप्रीम कोर्ट ही है। ठीक है, आर्टिकल जो 32 मैंने आपको बताया, ये इसीलिए इतना फेमस है। इसे क्यों हमने सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इन केस मान लीजिए आपका मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप इसके थ्रू, आर्टिकल 32 के थ्रू आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो आपको ये ज़रूर याद रखना होगा। बात करते हैं, देखिए पार्लियामेंट की, तो हमारे आपको पता है 2 हाउसेज हैं, एक है लोकसभा और एक राज्यसभा। तो आप ये भी याद रखें। लोकसभा होता है आपका निम्न सदन, शायद इसे हिंदी में कहते हैं लोअर हाउस, और राज्यसभा होता है आपका अपर हाउस, उच्च सदन। तो आप ये ज़रूर याद रखें। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिवन टू। अब ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि फंडामेंटल राइट्स किसे नहीं दिए जाते हैं, मौलिक अधिकार। बैंकरप्ट पर्सन, देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नेता हमारे जेल में होते हैं उनके भी फंडामेंटल राइट हैं। तो बैंकरप्ट तो वो जो दिवालिया हो चुका है, पैसे नहीं हैं, चलो वो तो अलग बात हुई। फिर आता है आपकी पर्सन सफरिंग फॉर इनक्योरेबल डिजीजेज। देखिए अब किसी को बीमारी हो गई है जो ठीक नहीं हो रही है तो उसके भी फंडामेंटल राइट है। पॉलिटिकल सफरर्स, ठीक है, राजनीतिक पीड़ित, मतलब क्या समझाऊँ मैं, समझ नहीं आ रहा है। पॉलिटिकल सफर जो मतलब पॉलिटिक्स की वजह से जो मारे गए हैं, उन्हें जो प्रताड़ना सहनी पड़ी है। फिर बचता है आपका एलियंस। तो देखिए बाहरी लोग के प्राणी, एलियंस के लिए अभी हमने ऐसी कोई स्कीम नहीं चलाई है कि उनके भी फंडामेंटल राइट्स हों। तो आप ये ज़रूर याद रखें, एलियंस यानी कि जो बाहरी लोग के प्राणी, जादू टाइप। राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इज। देखिए जो हमने राइट टू एजुकेशन जो है हमारा RTE, तो वो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए आपको पता है कि एजुकेशन जो है वो मैंडेटरी है, कंपलसरी है। तो वो आपका क्या है? वो आपका है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार है। तो आप ये ज़रूर याद रखें। अ प्रेजेंट एट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट टू प्रॉपर्टीज़, आपके पास जो संपत्ति का अधिकार है वो क्या है? फंडामेंटल राइट, लीगल राइट या मॉरल राइट। ये है आपका लीगल राइट। देखिए पहले ये फंडामेंटल राइट में था, फिर ये हटा दिएगा। क्यों? अगर देखिए फंडामेंटल राइट होता, फंडामेंटल राइट है कि सभी को वो मिलना चाहिए। ठीक है, अगर संपत्ति का अधिकार में फिर तो प्रॉब्लम हो जाती है। अगर मान लीजिए आपकी, मेरे पास मान लीजिए लैंड नहीं है या घर नहीं है, तो मेरे पास भी तो संपत्ति होनी चाहिए थी। तो इससे बहुत बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट रेज हो सकता था, जितना मुझे लगता है। तो इसीलिए इसे लीगल राइट में आपके तब्दील कर दिया गया है। द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है? तो ये आपको पता है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है हमारा पार्ट 4 में आते हैं, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। इसमें आपका वेलफेयर स्टेट का जो एक आइडिया निहित है।
तो ये आप ज़रूर याद रखें। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर जस्टिफिकेबल, नॉन जस्टिफिकेबल, ओनली सम ऑफ प्रोविजन आर जस्टिफिकेबल। जो हमारे राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं वो आपके तर्कसंगत है, गैर न्यायोचित है, या केवल कुछ प्रावधान ही न्यायोचित है। मतलब तो इसका जो राइट आंसर है नॉन जस्टिफिकेबल। यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, जस्टिफिकेबल है। मतलब सीधी सी बात है, जो मुझे समझ है कि आप इनको लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। मान लीजिए अब हम अपने स्टेट की बात करते हैं, मान लीजिए अगर न्यू वैकेंसी नहीं आ रही है तो आप गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि आप न्यू वैकेंसीज क्यों नहीं निकाल रहे, मैं कोर्ट में चला जाऊंगा। वो अपनी गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ हैं, उनका अपना डिसीजन है कि वो आपको जॉब देना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, हाँ आप बाद में जा सकते हैं इन केस अगर आपकी जॉब्स निकलती हैं, आपको कुछ लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, ठीक है, वो भी ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ही आप जा सकते हैं। बट आप गवर्नमेंट को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आपने वैकेंसीज नहीं निकाली है, या जैसे अभी पुलिस की भर्ती काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी, तो ठीक है आप चैलेंज नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि आप भर्ती निकालिए, क्यों नहीं निकाल रहे हैं, तो हम कोर्ट जाकर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो ये चीज़ें इसीलिए आप ये ज़रूर याद रखें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और यहाँ से क्वेश्चन और बनता है जो थोड़े हाई लेवल की एग्ज़ाम की, जो आपका RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में इंक्लूड नहीं है। तो आप ये भी याद रखें इनकेस कभी आपसे पूछ लिया जाए। हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है, हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं, ये आपके 12। एक क्वेश्चन आप बता ही दीजिएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कहाँ से लिए हैं, आपकी भी रिवीजन हो जाएगी। जो लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे उनके लिए भी एक तरीके से नॉलेज ही गेन होगा जब आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द फंडामेंटल ड्यूटीज़, अच्छा कौन से साल में आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी। जो सीधा सीधा क्वेश्चन है वो आपको मैं बता चुका हूँ। 42nd जो आपका अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें ये ऐड की गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। अब आपसे क्वेश्चन फंडामेंटल या मौलिक कर्तव्य पर ही पूछ लिया गया है। टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम, ये तो करना ही पड़ता है, राष्ट्रीय गान का, ठीक है आपको। इवन कि अभी इस पर एक शायद PIL भी हुई थी कि जो आपका थिएटर्स में जो पहले राष्ट्रीय गान बजना चाहिए, ठीक है, और आपको सभी को सम्मान करना होगा। तो ये टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम, ये तो है। टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है, तो पब्लिक प्रॉपर्टी का आपने अगर उदाहरण देखा होगा कि अभी यूपी में जब वो शायद दंगे हुए थे तो जितना भी पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था तो यूपी गवर्नमेंट ने उनकी होर्डिंग्स तक लगा दी कि हमने इनसे आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी का जो नुकसान हुआ है उनसे पैसे वसूलने। तो देखिए पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना भी आपका एक फंडामेंटल ड्यूटी है। टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ठीक है, तो आपका राइट आंसर है C, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है, तो आपका जो इन्वायरमेंट है, नेचुरल इन्वायरमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेवारी बनती है, आसपास को प्रोटेक्ट करना, उन्हें इम्प्रूव करना भी आपका कर्तव्य बनता है। तो आपका ऑप्शन C, स्मारक और सार्वजनिक महत्व के स्थानों की रक्षा करना आपकी जिम्मेवारी नहीं है, उसकी जो उसके लिए आपकी पुलिस बनी है, आपकी आर्मी बनी है। तो आपका ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए मैं वीडियो में इतना खो जाता हूँ कि मैं जनरली इन बातों को बहुत ही कम बोलता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग हैं वो खुद ही कर देते हैं, जो सब्सक्राइब करना होता है वो भी खुद ही कर देते हैं। बट फिर भी एक रिक्वेस्ट होती है, अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज़ जैसा आपको अच्छा लगे ज़रूर कीजिए। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स। अब आपसे पूछ लिया गया कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य है कौन सी अनुच्छेद में है। आर्टिकल जो 51A है इसी में आपके मौलिक कर्तव्य आते हैं। और जो अभी हमने पढ़ा था कि जो आपका नेचुरल इन्वायरमेंट को और नेचुरल जो आपके आपके जो इन्वायरमेंट है या उसको रक्षा करना या मतलब प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेवारी बनती है, वही आर्टिकल 51A में लिखा गया है। हाउ मैनी टाइम्स द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक रिलेक्शन टू इस पोस्ट, मतलब वो कितनी बार अपने पोस्ट पर आ सकता है, तो एनी नंबर ऑफ टाइम्स फिक्स नहीं है, ठीक है, जितना उसका दिल करे, ठीक है, अगर उसे मौका मिलता रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया,
मतलब कौन सी जो नियुक्तियां हैं वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। क्योंकि देखिए स्पीकर ऑफ लोकसभा कैसे बनता है, क्योंकि जितने भी आपके एमपीज जाते हैं, ठीक है, फिर वो एक जो आपकी मेजोरिटी में जनरली जो गवर्नमेंट होती है बनती है, वहीं से एक व्यक्ति को चूज़ कर लिया जाता है, ठीक है, और आपका वो लोग स्पीकर ऑफ लोकसभा बनता है। तो ये प्रेसिडेंट जनरली आपके अपॉइंट नहीं करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, चीफ ऑफ ए स्टाफ आर्मी, क्योंकि इनके कमांडर होते हैं, तो ये इन्हीं के ही अंडर आती है। और देखिए आप यहाँ से ज़रूर याद रखिए कि जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, चीफ ऑफ आर्मी और चीफ ऑफ नेवी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये रिसेंट बने होते हैं, तो आपको इनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। इन केस द प्रेसिडेंट विशेस टू रिजाइन टू होम हिज ही एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर। अगर राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वो किसे संबोधित करेगा, किसको अपना इस्तीफा देगा, जो उसके देखिए सबॉर्डिनेट होगा, तो किसे देंगे, वो देंगे आपके वाइस प्रेसिडेंट को है अपना इस्तीफा देंगे। तो आप ये भी ज़रूर याद रखें। आपको मुझे ये बताना कि अभी हमारे जो, चलो मैं ही बता देता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, एन रमना, ठीक है, ये आपके करंट चीफ जस्टिस हैं ऑफ इंडिया। तो आप ये भी याद रखें। और हम आपको तो पता ही हमारा सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा वो है दिल्ली में, तो ये भी आप ज़रूर याद रखें। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब आपकी क्या एज होनी चाहिए कि आप प्रेसिडेंट, मतलब मैक्सिमम आपकी कितनी एज होनी चाहिए, मतलब जब तक आप बने रह सकते हैं प्रेसिडेंट के पद पर, राष्ट्रपति के पद पर आप। तो देखिए ऐसी कोई एज लिमिट ही सेट नहीं है कि आप कब तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं, किस एज तक, तो ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज़ नो मैक्सिमम एज। हाँ, बनने के लिए मैक्सिमम एज है कि आपको मिनिमम एज है कि 35 साल के तो आपको होना ही पड़ेगा अगर आपने राष्ट्रपति बनना है। तो राष्ट्रपति भवन वाज डिजाइन्ड बाय, राष्ट्रपति भवन किसने डिजाइन किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन बी एडवर्ड लुटियंस। प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन्स इन फोर्स, राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है वो कब तक लागू रहता है, वो रहता है आपका 6 मंथ के लिए, 6 मंथ्स के लिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो कैसे होता है। तो देखिए मैं, मेरा जो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर मुझे जितना लगता है, इन केस आप बिल्कुल ही ब्लाइंड है किसी भी क्वेश्चन के बारे में, मान लीजिए इसके बारे में आपको नहीं पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, या आप अपने रिस्क पे, जो मैंने किया है अपने एग्ज़ाम्स में, कि मैंने कभी भी देखिए यहाँ पर, अगर आप देखिए मेंबर ऑफ लोकसभा बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, आप इस स्टेटमेंट को पढ़िए आप, बाय एन इलेक्टोल, यहाँ पे इलेक्टोल आएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्टोल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट असेंबलीज। तो देखिए एक बहुत स्पेसिफिक सी लाइन लिखी है, ठीक है, बड़ा लाइन लिखी है, तो मतलब मैक्सिमम चांसेस बनते हैं कि यही आपका राइट आंसर। देखिए आंसर तो वैसे भी यही राइट है, इन केस आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, जहाँ पर आपको लगेगा बहुत स्पेसिफिक लिखा है, थोड़ा लंबी लाइन है, तो वहाँ पर आप एक हिट एंड ट्राई ले सकते हैं जब आपको कुछ नहीं पता है। मतलब यहाँ से जो आपके बोथ हाउसेज, यानी कि जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे वो आपके राज्यसभा से हैं या लोकसभा से हैं, और आपकी जो स्टेट असेंबलीज, जो हमारे विधानसभा के जितने भी एमएलएज होते हैं, उनके वोट्स के बेसिस पर ही आपके प्रेसिडेंट बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस हेल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब जब तक आपके राष्ट्रपति चाहते हैं, वो जब तक उनकी खुशी है आपसे, वो खुश हैं, तब तक आपकी कुर्सी बनी रहेगी। अगर वो थोड़े नाराज हो गए तो आपकी कुर्सी जा सकती है। तो वो कौन होते हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट। जो गवर्नर, आप देख लेते हैं कि गवर्नर एकदम हटा दिए जाते हैं, एकदम बना भी दिए जाते हैं, और कई के पास एडिशनल चार्ज भी दे दिया जाता है दो दो स्टेट्स का। तो आप ये याद रखें कि जो गवर्नर है, इवन के अटॉर्नी जनरल भी होते हैं, उन्हें भी आप, जब तक आपके राष्ट्रपति की मतलब आपसे बनती है या आपको, आपसे खुश हैं, तब तक आपकी सीट बनी रहेगी, जब नहीं तो आपको पता ही है। तो इसका जो राइट आंसर था गवर्नर ऑफ स्टेट। हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया, भारत में राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया लिखा गया, देखिए यहाँ पर आप भी याद रखें, हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया, तो ये होता है आपका प्रेसिडेंट। तो ये हमारे हेड होते हैं इंडिया में, कौन होते हैं, प्रेसिडेंट। और अगर आप बात करें हेड ऑफ स्टेट, अगर ऐसी हम बात करें,
तो जो हमारा राज्य का जो हेड होता है वो कौन होता है, वो होता है गवर्नर। पर जब बात करें इंडिया की, ठीक है, तो आपने याद रखना है प्रेसिडेंट की। इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, आपका डायरेक्ट इलेक्शन या एकल हस्तांतरण वोट या अनुपातिक, ठीक है। तो जो मैं सीधे सी बात आता है कि सिंगल ट्रांसफरेबल जो वोट होती है उसके बेसिस पर ही आपका प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन कैसे होता है, जैसे आप अपने एमएलए चुनते हैं, एमपी चुनते हैं, क्योंकि आप सीधे से सीधे उन्हें डायरेक्ट वोट डालते हैं कि भाई मुझे तुझे ही चुनना है, तू ही जीते। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ, मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो अ, किसके चेयरमैन होते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है राज्यसभा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वाइस प्रेसिडेंट से तो जनरली यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर रिमेन्स इन द ऑफिस सो लॉन्ग एज ही इंजॉयज द, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि जो प्रधानमंत्री है, वो अपनी सीट पर कब तक या कुर्सी कब तक टिकी रह सकती है, बनी रह सकती है। तो आंसर दिए गए हैं कि जब तक आपके पास आर्म्ड फोर्सेस का जो है वो सपोर्ट रहे, कॉन्फिडेंस ऑफ राज्यसभा, मतलब राज्यसभा में आपका विश्वास रहे, कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा या सपोर्ट ऑफ द पीपल। तो देखिए कॉन्फिडेंस का मतलब है कि जब तक आपके जो एमपीज हैं वो आपका साथ दे रहे हैं, ठीक है, कैसे समझ सकते हैं आप। देखिए प्राइम मिनिस्टर कैसे होता है, प्राइम मिनिस्टर भी जो होता है वो आपके एमपी ही होता है, बेसिकली तो एमपी होता है, तभी तो वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। अब लोकसभा में जितने भी, मान लीजिए आपके 546 एमपी है, 546 एमपी है, तो अभी हम टोटल मान रहे तो कम से कम अगर आप इसका 50% तो आपको सीट्स लेनी पड़ेंगी। अगर आपके पास मान लीजिए 300 सीट्स हैं, ठीक है, अगर आपकी जो पार्टी के जो एमपी हैं, मान लीजिए अभी बीजेपी के जो गवर्नमेंट चल रही है, आपकी सेंटर गवर्नमेंट है, तो अगर ये एमपी दगाबाजी कर जाए, ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा जो विपक्ष को। और वहाँ से अगर इन्होंने वोट नहीं डाली, मतलब आपके प्राइम मिनिस्टर के फेवर में, तो सरकार गिर जाती है। मतलब कि सीधी सी बात, जब तक आपको एमपीज जो आपकी पार्टी के हैं उनका सपोर्ट रहेगा तब तक आपकी कुर्सी बची रहेगी, सीधी सी बात ये है। टू whom इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल, तो आपकी जो मंत्री परिषद की किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट। और थोड़ा देखिए हिंदी पे मत जाइए क्योंकि ये ऐसी ट्रांसलेट हुई है, तो आप ये जरूर याद रखें। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक्ट एज द चीफ अकाउंटेंट एंड द ऑडिटर ऑफ फॉर द, जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है वो किसके रूप में कार्य करते हैं, कौन सी गवर्नमेंट के लिए वो काम करते हैं। तो वो काम करते हैं आपके यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए, तो आप ये याद रखें। व्हाट इज द पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं उनकी नियुक्ति की अवधि क्या होती है। तो मैंने आपको देखिए, अब यहाँ पे भी बड़ा कन्फ्यूजन है कि 6 ईयर अप टू 65 ईयर्स, तो मैंने आपसे कहा भी है जब आपको बहुत ही स्पेसिफिक सी बात आए तो आपने वहाँ पे लगा सकते हैं 6 ईयर्स ऑफ और 65 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज़ अर्लियर। मतलब जैसे मान लीजिए आप अभी, ठीक है, बनते हैं कैग, आपको बना दिया जाता है कैग, ठीक है, आपकी एज बन गई है अभी 60 साल, ठीक है। वैसे 6 साल का टेन्योर होता है, 6 साल का आप रह सकते हैं सीट पर, ठीक है। पर जैसे ही आप 65 साल के होंगे ना, जैसे अभी तो आप 5 साल बाद 65 के, तो आपको रिटायरमेंट दे दी जाएगी कि आप जाइए सर, ठीक है। या फिर जैसे ही आप अभी मान लीजिए आप 58 ईयर्स के हैं, ठीक है, तो आपको 6 साल का पूरा काम मिलेगा 64 ईयर्स तक, फिर 65 ईयर्स के बाद आप रिटायर हो जाएंगे। मतलब जो भी आपका पहले होगा, अगर आपको 6 साल हो गए पहले, ठीक है, तो आपका कार्यकाल पूरा हो गया। या फिर आपकी एज 65 ईयर्स भी हो गई, ठीक है, आपने चाहे 1 साल लगाया 2 साल लगाया, तो भी आपको, मतलब आपका जो पीरियड है वो पूरा हो गया। तो ऑप्शन सी आप याद रखें। हु इज नॉन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर एक ऑप्शन आप जोड़ लीजिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मतलब महान्यायवादी शायद उन्हें कहते हैं हिंदी में।
तो देखिए जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कौन होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आपको मुझे बताना है, कई बार मैं आपसे पूछ चुका हूँ कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो आप ये ज़रूर याद रखें और मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताएं, मेरी भी जीके थोड़ी स्ट्रॉन्ग कर दें। वो इसका ऑल द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, हाँ, पर्स का संरक्षक किसे कहा जाता है, पब्लिक पर्स का, ठीक है, जनता के पर्स का, कि हमारे जो जेब से कितने पैसे सरकार ने कहाँ उड़ाए हैं, उसका जो लेखा जोखा है सार्वजनिक पर्स का, वो कौन रखता है। तो ऑडिट कौन करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। देखिए अगर गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग्स हैं उनके बारे में अगर आपको नॉलेज ही नहीं होगी, अगर जनता को पता ही नहीं चलेगा, तो जो भी आपके फंड्स हैं वो कहीं भी आगे पीछे घूम सकते हैं। और घोटाले, तो जो घोटाले आपको कैसे पता चलती है घोटाले हुए हैं, वो इन्हीं की ही दया होती है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो इनका ऑफिस होता है वही आपके बड़े बड़े कारनामों के बारे में पता लगाता है। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ राज्यसभा, हाँ बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं पहले भी करवा चुका हूँ कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। देखिए मैं पहले इस क्वेश्चन से पहले मैं आपसे बात करूंगा कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। लोकसभा का देखिए जनरली 5 साल होता है, अगर आपकी गवर्नमेंट पूरी चलती है, गवर्नमेंट आपकी टूटती नहीं है या फिर डिसॉल्व नहीं हो जाती है, तो 5 साल। बट जो आपकी राज्यसभा है उसका कितना होता है, उसका परमानेंट होता है, वो डिसॉल्व नहीं होती है, ठीक है। राज्यसभा ऐसा नहीं होती कि जैसे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर आप लोकसभा की बात करें तो कभी बीजेपी की गवर्नमेंट आ रही है, कभी कांग्रेस की आ रही है, तो वहाँ पर बदल बदल के आ रही है। बट आपकी जो राज्यसभा है वहाँ पर आपके मेंबर्स जरूर रिटायर होते हैं, ठीक है, मेंबर्स जो राज्यसभा के हैं वो रिटायर होते हैं, बट कभी भी आपकी डिसॉल्व नहीं होती है। तो ये परमानेंट हाउस है, इसीलिए तो इसे अपर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। तो आप ये ज़रूर याद रखें, क्वेश्चन जिस दिन फ्रेम होगा तो मैक्सिमम लोग इसे गलत कर बैठेंगे। विच ऑन द फॉलोइंग इज प्रिसाइडेड ओवर वन हु इज नॉट इट्स मेंबर, मतलब कौन इसकी अध्यक्षता भी करता है और इसका सदस्य भी नहीं होता है। वो कौन होता है, जो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, ठीक है, वो आपका इसका मतलब मेंबर नहीं होता है, बट फिर भी इसका वो एक तरीके से हेड होता है। तो आप ये याद रखें, ऑप्शन बी इज द राज्यसभा। द स्पीकर्स वोट इन द लोकसभा इज कॉल्ड, जो लोकसभा में स्पीकर का वोट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कास्टिंग वोट। हु डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसका सीधी सी बात है, इसका कौन डिसाइड करता है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है, या स्पीकर ही लिखा है, लोकसभा का जो हमने स्पीकर होता है वही डिसाइड करता है कि आपका जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं। तो देखिए इस पर इतना फोर्स क्यों डालते हैं, देखिए जो आपका मनी बिल होता है वो आपका बोथ हाउसेस को, वो अगर आपका वो लोकसभा में पारित हो गया, ठीक है, एक तो पहली बात तो वो लोकसभा में ही आपका इनिशिएट होना चाहिए, मतलब सबसे पहले वो बिल जो लाया जाना चाहिए वो आपका लोकसभा में ही लाया जाना चाहिए। फिर उसके बाद वो आपका जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा वालों को भी पास करना ही पड़ेगा, और फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा साइन करने के लिए, और राष्ट्रपति को उसके ऊपर साइन करने ही पड़ेंगे, इसीलिए, ठीक है। तो ऐसा ना हो, मान लीजिए मैंने ऐसा बिल बना दिया, देखिए मैं अपनी समझ के अनुसार ये बातें कर रहा हूँ, अगर आपको पॉलिटी की ज़्यादा नॉलेज हो तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए अगर आप कोई ऐसा बिल पास करवाना चाह रहे हैं जो आपके अपने फ़ायदे का है, हो सकता है कि आप कुछ अपना फ़ायदा ढूंढ रहे हो, किसी की भी गवर्नमेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ, तो आप क्या कर सकते हैं, उसे आप एक धन विधेयक की तरह ला दीजिए, मान लीजिए आप उसे मनी बिल की तरफ ले आइए। अगर तो आपने लोकसभा में, तो ऑब्वियसली आपकी मेजोरिटी होगी ही, अगर आपने उसे लोकसभा में पारित करवा दिया तो राज्यसभा में तो करना ही होगा, और फिर उसे प्रेसिडेंशियल सिग्नेचर होंगे और वो बाद में लॉ बन जाएगा, और इससे क्या होगा, इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए लोकसभा का जो स्पीकर होता है वही डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है या नहीं। तो वैसे भी मनी बिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप ये ज़रूर याद रखें, द लोकसभा स्पीकर। हु कॉल्स द जॉइंट सेशन ऑफ टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों जो सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो कौन बुलाता है, ये बुलाते हैं हमारे द प्रेसिडेंट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अ मनी बिल इन द पार्लियामेंट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली विद द रिकमेंडेशन ऑफ, क्वेश्चन ये कि अब आपने भारतीय संसद में धन विधेयक लाना है तो किसकी सिफारिश पे आप पेश कर सकते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट।
सिफारिश कौन करेगा? प्रेसिडेंट, बट डिसाइड कौन करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो आप ये भी ज़रूर याद रखें, अभी हमने डिस्कस भी किया है। द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर डिसाइडेड बाय। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है आपका इलेक्शन कमीशन, क्योंकि वही आपका चुनाव के लिए जिम्मेवार होता है। तो आप ये ज़रूर याद रखें। और अगर आप बात करते हैं, कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो आपका पंचायत के इलेक्शन होते हैं वो कौन करवाता है? तो ऑप्शन दे दीजिएगा, इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, हर स्टेट का अपना इलेक्शन कमीशन है, उसका काम होता है जो आपके छोटे आपके जो इलेक्शंस होते हैं जैसे पंचायत वगैरह के, वो आपका स्टेट इलेक्शन करवाता है। बाकी बात करते हैं हमारे जैसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देखिए तो बहुत बड़े इलेक्शंस होते हैं। तो इसे कौन कराता है? इसे कराता है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो रिलेटेड आर्टिकल है, आर्टिकल 324, आपको मुझे बताना है अभी करंट जो इसके इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे इंडिया के। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर कौन है? रेगुलरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ये ज़रूर याद रखें, मुझे भी बताएं। बात चल रही है हाई कोर्ट की, तो देखिए अभी टोटल हमारे देश में कितने हाई कोर्ट्स हैं? 25 हाई कोर्ट्स हैं। और अगर आप बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं? 34। तो 34 का डिवीजन कैसे होगा? 33 तो हैं जज, ठीक है, और एक है आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 34 आपका इस तरीके से बनता है। द लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज, जो राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं वो कौन होते हैं? एडवोकेट जनरल। ऑप्शन इज द राइट आंसर। द जजेस ऑफ हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस, जो आपके हाई कोर्ट के जज होते हैं वो कब तक आपका मतलब ऑफिस होल्ड कर सकते हैं? कब तक उनकी रिटायरमेंट एज क्या होती है? जब तक वो 62 साल के नहीं होते हैं। ठीक है, तो टिल दे हैव अटेंड 62 ईयर्स ऑफ एज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ पंचायती राज सिस्टम? तो पंचायती राज सिस्टम कौन सा नहीं है यहाँ पर? आपको पता है ग्राम कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती हैं उसके लिए वो आपके पंचायती राज सिस्टम में नहीं आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ स्टेट, मतलब कौन एक एलिमेंट नहीं है आपके राज्य का? तो देखिए आर्मी जो है वो आपका सेंटर का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद रखें। देखिए ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने कोशिश की है कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता सकूं, मैंने कोशिश की है बताने की। होपफुली आपको जो वीडियो है वो पसंद आई हो। तो एक दो क्वेश्चन जो मुझे अभी जस्ट याद आ रहे हैं तो वो भी देखते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन के मैंने आपको बताया आर्टिकल 324 है। सुकुमार सेन हमारे, ठीक है, पहले इलेक्शन कमिश्नर थे। बात करते हैं कैग की कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो इसके लिए आर्टिकल है आर्टिकल 148 से 151। और पहले कौन थे? वी नरहरि राव, तो ये आपके पहले थे। और अटॉर्नी जनरल के लिए आर्टिकल होता है आपका आर्टिकल 76। और इनकी जो एक टर्म होता है वो फिक्स नहीं होता, ये भी आपके तब तक ही मज़े ले सकते हैं, अपनी सीट पर बने रह सकते हैं जब तक आपके राष्ट्रपति चाहते हैं। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रेपरेशन करें। होपफुली नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही लेकर आऊँगा। मिलते हैं तब तक आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में आप फीडबैक ज़रूर दें इन केस कोई भी आपको लगता है कि मिस्टेक हो गई है, बिकॉज़ बहुत कुछ बताने में बहुत कुछ सही भी जाता है, बट समटाइम सिली मिस्टेक हो जाती है। तो उसे मैं अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेक्ट करता हूँ। बहुत से लोग करेक्शन बताते हैं तो उनका भी मैं पहले ही शुक्रिया करता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।